चलो बेटा पढ़ना स्टार्ट करें। आज हरियाणा जीके की क्लास है पहली। कई दिन से पहली क्लास हो नहीं पा रही थी, अब ये रेगुलर पहली क्लास ही लेंगे। हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर रहे थे हरियाणा में इंडस्ट्रीज़ का, शायद कंप्लीशन पर आ गया था। बताओ, हरियाणा में भारत के स्तर की एक बड़ी कंपनी है CCI, इसने किसका अधिग्रहण किया? चरखी दादरी की सीमेंट कंपनी का। कब लगी थी वो? 1939। किसने पैसा लगाया था? उस आदमी का नाम था रामकृष्ण डालमिया। थोड़ी सी आवाज़ बढ़वा दो, बोल के उसको थोड़ी सी साउंड तेज़ करा दो, बच्चे ज़्यादा है ना। बेटा अब चुप हो जाओ, बिल्कुल शांति से सुनो। रामकृष्ण डालमिया एक सेठ थे, लाला रामकृष्ण डालमिया इनको कहा करते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी से इंजीनियर बुलवा के इन्होंने पैसा खर्च किया। जर्मनी से उस ज़माने में किसी को बुलाना कितनी बड़ी बात रही होगी, और तब जाके इन्होंने सीमेंट फैक्ट्री लगाई। ऐसे ही एक आदमी थे घनश्याम दास बिड़ला, इन्होंने हरियाणा में TITS द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल साइंसेस, टेक्सटाइल में भी, कपड़े में भी साइंसेस की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट बना दिया 1943 में। क्या नाम था इस आदमी का? घनश्याम दास बिड़ला। और हमने देखा था इसी तरीके से हरियाणा में किसी ने जो है कपड़े पे काम किया, सिंथेटिक कपड़ा, फिर याद है कॉटन क्लॉथ 1937। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हरियाणा बहुत पहले से पिछड़ा था, नहीं, हरियाणा बहुत पुराने ज़माने से ही अगर देखें तो पैसा लगाने का साधन था। हरियाणा की बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात करें तो ये मारुति सुजुकी 1970 में एक लिमिटेड कंपनी बनी। 1981 में जापान की एक कंपनी सुजुकी ने इसको ज्वाइन किया और सुजुकी ने इसकी तस्वीर बदल दी। जहाँ पहले इसका काम असेंबलिंग का था, भाई चीज़ें लाता असेंबल यहाँ करता, वहाँ इसने असेंबलिंग से अब मैन्युफैक्चरिंग यानी बनाना स्टार्ट कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग में बचत हमेशा ज़्यादा होती है। चाइना इतना अमीर कैसे बन गया? चाइना मैन्युफैक्चरिंग करता है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद आप रेट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। आप सामान खरीद के लाएंगे तो उतना सारा असेंबल करेंगे तो आपको बचत होगी कम, क्योंकि हर सामान पे आपको कीमत देनी है। तो हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे काम किया 1983 में। तब हमारी PM कौन थी? इंदिरा गांधी। और फिर हमारी मारुति ने एकदम से एक बड़ा, जो था ना, एकदम से पूरे देश की मार्केट का बड़ा प्रतिशत गाड़ियों का मारुति। और आज अगर देखें तो इसका प्रतिशतता पहले के मुकाबले घट गया, क्योंकि पहले तो 50s 60s में थी, लेकिन बेटा उतनी आबादी भी तो बढ़ गई। जैसे टोटल ये भी देखो ना, आबादी का अगर 44% ये आज भी पूरा कर रही है, तो जिस ज़माने में इसने प्रोडक्शन शुरू किया उसके हिसाब से आज आबादी करोड़ों बढ़ गई। तो टोटल गाड़ियाँ तो ज़्यादा बन रही हैं, बस प्रतिशतता पहले के मुकाबले, पहले 58% थी, फिर घटते घटते अब 44% के आसपास है। लेकिन अगर आप टोटल गाड़ियाँ देखोगे तो तुम्हारे दादा के टाइम की और अब के टाइम में अंतर भी तो कितना आ गया ना। अब की 44% भी करोड़ों गाड़ियाँ बन जाती हैं बेटा उस हिसाब से। तो आज भी अच्छा कामकाज है। फिर हमने देखा था एक फरीदाबाद था हमारा, जहाँ एक तो थी मल्टीनेशनल कंपनी और एक थी हमारी अपनी देसी कंपनी। हमारी देसी ट्रैक्टर वाली क्या थी? एस्कॉर्ट्स। और विदेशी कंपनी थी आइसर। आइसर का कामकाज हमारे चेन्नई में है ना, था ना, ये हमारा था वो, चेन्नई में आइसर का था। हमारी राजदूत थी, राजदूत नहीं निकली थी हमारी, हाँ, चेन्नई वाली का नाम है, तो वो बुलेट की बात कर रहा है, वो रॉयल एनफील्ड की बात कर रहा है। इसकी पेरेंट कंपनी कौन है? जो आइसर है। आइसर हमारी नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनी है। हमारे यहाँ तो बस आई थी, ऐसे दुनिया में गई थी। जो हमारी अपनी देसी अपनी लोकल है, ये कौन सी थी? एस्कॉर्ट्स। ये UD नंदा और पढ़ा था ना हरि नंदा, हर प्रसाद नंदा, ये भी यहाँ पे नहीं है। याद करो, इनका भी प्लांट कहाँ लगा था पहले? लाहौर में। मैंने आपको 2 सन कहा था, एक 1944 और 1960 में। ये अपने वाला प्लांट है। ये प्लांट कहाँ लगा था? लाहौर में। ये सब हमने पढ़ लिया था। तो सीमेंट के ऊपर देखा हमने, कपड़ों के ऊपर देखा, हैवी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर देखा। अगर बात करें हरियाणा में नंबर 1 ज़िला तो महेंद्रगढ़ है। किस चीज़ में? खनन में।
खनन में या खनिज पदार्थों में, खनिज भंगुर की भी खनिज सबसे ज़्यादा कहेंगे तो हमारे महेंद्रगढ़ में। हमने अलग अलग कंपनीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा भी था, किसी का हेडक्वार्टर अलग था, एरिया अलग था। जैसे बल्लारपुर वाली थी, नाम था बिल्ट, बल्लारपुर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, एलटी का मतलब लिमिटेड, बल्लारपुर इंडस्ट्रीज़। ये एक है या कई यूनिट हैं इसकी? इनकी है 6 यूनिट, 3 महाराष्ट्र में है। एक्चुअल में बल्लारपुर है भी महाराष्ट्र में, लेकिन हमारे यहाँ उसकी यूनिट है। हमारे यहाँ याद है एक लोकल सी यूनिट थी श्री गोपाल करके, भगवान कृष्ण के नाम पर, उसको खरीद लिया था इसने। फिर इसने पैसा लगाया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुड़गांव। प्लांट कहाँ है? यमुनानगर। लेकिन बल्लारपुर खुद कहाँ है? महाराष्ट्र में। 3 अलग अलग पॉइंट हमने याद किए थे। ये सब मैंने आपको साथ साथ लिखवाया। पेपर में बेटा कुछ भी आया तो तुम्हें कन्फ्यूजन में नहीं रहना, ये सब क्लियर होना चाहिए कि कहाँ क्या है, किसका हेडक्वार्टर, किसकी यूनिट। ऐसे ही हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी थी। इंडस्ट्रीज़ बड़े लेवल पर काम कर रही है। एक बार पेज नंबर बता दो ताकि उसको आगे फिर कवर कर लें। 135 हो गया था पूरा। कोल्ड चेन की बात हुई थी, पैसा लगता है इसमें, अमीर लोग लगाते हैं ना। मैंने कुछ इसमें एक्स्ट्रा लिखवाया था तुम लोगों को, एक बार चेक करो। आइसर ये कंप्लीट लिखवा दिया था, ठीक है। बल्लारपुर भी लिखवा दिया, मारुति सुजुकी लिखवा दी थी, हाँ ठीक है, ये अलग से लिखी होनी चाहिए। और शुगर मिल सरस्वती वाली बताओ हेडक्वार्टर का है? मिल का नोएडा। सरस्वती शुगर मिल का, एम से मिल है ना, एम के बाद क्या आता है? एन, नोएडा। जहाँ आए मिल का हेडक्वार्टर तो एम के आगे पहुँच जाओ, नोएडा। ज़्यादातर के हेडक्वार्टर या तो दिल्ली में है या गुड़गांव में। बल्लारपुर का हेडक्वार्टर गुड़गांव, लेकिन बल्लारपुर नाम की जगह है महाराष्ट्र। प्लांट लगा है यमुनानगर। सरस्वती शुगर मिल वालों का हेडक्वार्टर कहाँ है? एम से मिल है तो नोएडा में। चलो ये मैंने लिखवा दिया। इसके आगे एक बार चेक कर लो कि जितने नोट्स हैं वो हमारे कंप्लीट हों। क्या हमने हीरो मोटो कॉर्प्स वगैरह लिखा? एक बार चेक करना। नहीं लिखा? ये जो हीरो मोटो कॉर्प, जिसने हीरो होंडा अलग हो गए, नहीं लिखवाया ये? ठीक है, जल्दी से हेडिंग डाल दो, जहाँ मैप है वहाँ लिख लो हीरो मोटो कॉर्प, हीरो मोटो कॉर्प, CORP हो गया। पहले हीरो होंडा था ना, ये हीरो मोटो कॉर्प, ठीक है। ये कंपनी है बेटा, हीरो मोटो कॉर्प। लिखो इसमें बेस्ड इन न्यू दिल्ली, कंपनी है न्यू दिल्ली में, बेस्ड इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। यहीं पे लिख लो हीरो ग्रुप के फाउंडर हैं बृजमोहन लाल मुंजाल। हीरो पूरा ग्रुप है ना, ग्रुप के फाउंडर यानी संस्थापक, हीरो ग्रुप के संस्थापक हैं बृजमोहन लाल मुंजाल। बृजमोहन लाल मुंजाल। मुंजाल पंजाब से होते हैं। बृजमोहन हम जानते हैं भगवान कृष्ण के नाम पे एक ज़माने में बड़े नाम रखे जाते थे। ये गोपाल जो था, जिसने क्या थी यहाँ पे मैसर्स की थी ना, उसकी पल्प वाली, फिर उसको किसने खरीदा था? बल्लारपुर वाले ने। ऐसे ही हमारे यहाँ एक आदमी है बृजमोहन लाल मुंजाल। इन्होंने कंपनी बनाई, संस्थापक बने, जिस कंपनी का नाम आज है हीरो मोटो कॉर्प। ये इसके फाउंडर थे। इसी में लिखो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ 2 व्हीलर्स, 2 पहिया वाहन की दुनिया की सबसे बड़ी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर, विश्व की सबसे बड़ी 2 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ 2 व्हीलर्स, 2 पहिया वाहनों की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी। तो 2 पहिया वाहनों की सबसे बड़ी निर्माता कौन हुई? हीरो मोटो कॉर्प। ये हीरो होंडा ही है, होंडा ने अपना वो अलग ले लिया ना शेयर। नेक्स्ट लिखो अगला पॉइंट, 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इनकी, 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक तरह से 4 फैक्ट्री हैं इनकी इंडिया में। 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ कहाँ हैं लिखो? गुड़गांव, गुरुग्राम, धारूहेड़ा, गुरुग्राम, धारूहेड़ा। धारूहेड़ा कहाँ है? रेवाड़ी, ब्रैकेट में रेवाड़ी लिख लो। गुरुग्राम, धारूहेड़ा, रेवाड़ी। धारूहेड़ा के पास लिख लेना रेवाड़ी। एक हरिद्वार और एक नीमराणा राजस्थान।
दोबारा सुन लो, गुरुग्राम, धारूहेड़ा ब्रैकेट में रेवाड़ी, तीसरा हरिद्वार, चौथा नीमराना राजस्थान। इन 4 जगह पे 2 व्हीलर बनती हैं। कौन सी कंपनी बनाती है? हीरो मोटो कॉर्प। किस आदमी ने पैसा लगाया इस कंपनी पे? बृजमोहन लाल मुंजाल ने। इसी में लिखो 1984 में स्टार्ट। तो जब वो हमारी गाड़ी बननी शुरू हुई थी कौन से सन में? 83। उससे अगले साल बृजमोहन मुंजाल ने। लिखो 1984 में स्टार्ट, 1984 में शुरू। इसका मतलब इंदिरा गांधी के टाइम में मैन्युफैक्चरिंग पे, गाड़ियों पे और 2 व्हीलर्स पे काम हो गया। 81 में हमने काम किया मारुति ने सुजुकी के साथ। सुजुकी कहाँ की है? जापान की। होंडा भी जापान की थी। पहले 4 व्हीलर्स की कंपनियां जुड़ी, फिर 2 व्हीलर्स की। 2 व्हीलर में हमारे यहाँ पैसा किसका लगा था? बृजमोहन मुंजाल का। इन्होंने कौन सी कंपनी से कांटेक्ट किया? होंडा से। फिर उसके साथ तकनीक लेके कि भाई हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। कौन से सन में? 1984। यानी 83, 84 लकी साल थे। पहले 4 व्हीलर पे काम हुआ, अब 2 व्हीलर पे। 2 अलग कंपनी हैं। हीरो कंपनी हमारी अलग है और मारुति कंपनी अलग है। मारुति का कोलैबोरेशन हुआ सुजुकी के साथ और हीरो का कोलैबोरेशन हुआ होंडा के साथ। हीरो में किसने पैसा लगाया? बृजमोहन लाल मुंजाल ने 84 में। आगे लिखो इसमें, हीरो ग्रुप प्लस होंडा मोटर कंपनी। ये प्लस हो गई, हीरो ग्रुप प्लस होंडा मोटर कंपनी ऑफ जापान। हीरो ग्रुप प्लस होंडा मोटर कंपनी ऑफ जापान। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स सन में लिख लेना। लिखो 1983 जॉइंट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट। जॉइंट कोलैब समझते हो ना, इकट्ठे किसी के साथ, जैसे भाई हाँ जॉइंट वेंचर टाइप में। लिखो 1983 जॉइंट कोलैबोरेशन। जॉइंट कोलैबोरेशन किस किस के बीच में कोलैब हुआ? ये हीरो प्लस होंडा में। होंडा कहाँ की है? जापान की। 83 में कागजात पे साइन हुए, एग्रीमेंट साइन। लिखो 1985। 1985 नेक्स्ट पॉइंट, धारूहेड़ा में कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट, बनने लग गई। 1985 धारूहेड़ा। धारूहेड़ा कहाँ? रेवाड़ी में। कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट। कमर्शियल का मतलब बेचने के टारगेट से बनाने लग गए। कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट। 1995 में लिखो स्प्लेंडर, जो सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है ना आज तक भी, 1995 में आई थी पहली। लिखो स्प्लेंडर। ठीक है, इसी को CD 100 भी कहते हैं ना, स्प्लेंडर CD 100 अलग है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। अच्छा पहली बाइक लिखिए, फर्स्ट बाइक लिख लो। फर्स्ट बाइक CD 100। ठीक है, मैंने वो पॉइंट अलग लिखा हुआ है। फर्स्ट बाइक थी CD 100। चलने वाली सबसे ज़्यादा फेमस जो हुई वो स्प्लेंडर थी इनकी, जो मोस्ट फेमस हुई। CD 100 फर्स्ट बाइक थी। नेक्स्ट, बस अब बोलो मतलब लिखते चलो बेटा, बहुत सारी चीज़ें हैं, पता नहीं पेपर में क्या आएगा। अगला लिखो 1997 गुरुग्राम में यूनिट लगी। 1997 गुरुग्राम में यूनिट लगी, यानी पहली यूनिट कहाँ लगी? धारूहेड़ा। बृजमोहन मुंजाल ने कहाँ की कंपनी से कांटेक्ट किया? जापान की। सिग्नेचर कब हुए? कोलैब कब हुआ? 83। फिर 85 में कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। CD 100 पहली बाइक बनी। फिर 10 साल बाद 95 में स्प्लेंडर बनी। फिर 97 में हम क्या लिख रहे हैं? गुड़गांव की यूनिट। जब सक्सेसफुल हुआ ना एक प्रोजेक्ट, फिर उसकी यूनिट बढ़ा के गुड़गांव में लगा दी 1997 में। लिखो नेक्स्ट में 2011 26 साल पुरानी पार्टनरशिप खत्म कर दी गई। होंडा से अलग हो गई हीरो। लिखो 2011 26 साल पुरानी पार्टनरशिप खत्म। 26 साल पुरानी पार्टनरशिप खत्म। ठीक है, तो हमें अब 2 चीजें याद रखनी है। हरियाणा में 2 व्हीलर्स पर भी काम है और 4 व्हीलर्स पर भी। 4 व्हीलर्स का काम है मारुति और जापान की सुजुकी। फिर हमारी 2 व्हीलर्स पर काम है हमारी हीरो और जापान की होंडा। 1981 में पहले बातचीत हुई 4 व्हीलर वालों के साथ। 84 में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई 4 व्हीलर की, यानी पहली गाड़ी बन गई जो मारुति की थी। 1983 में कागज साइन हुए 2 व्हीलर के। फिर 85 में इस पे काम हुआ। कहाँ पर काम हुआ? धारूहेड़ा में। उसके 10 साल बाद कहाँ काम हुआ?
उसके 10 साल बाद आई स्प्लेंडर, और उसके 2 साल बाद फिर गुड़गांव की यूनिट। टोटल यूनिट कितनी है? 4, धारूहेड़ा, रेवाड़ी वाली, गुड़गांव, हरिद्वार और नीमराना राजस्थान। पहली यूनिट कहें तो हमने अपने हरियाणा के धारूहेड़ा में लगाई। पहली बाइक कहें तो CD100, लेकिन सबसे फेमस हुई स्प्लेंडर। स्प्लेंडर आई थी 1995। अगर आप देखें तो कितने साल बीत गए, 2025 आ गया। 25 साल ये और 5 वो, 30 साल से सबसे ज़्यादा बिकने वाली अच्छी बाइक्स में जो बढ़िया चलती हैं 1995 से इस ग्रुप के पास है। कौन है इसका हेड? कौन था? बृजमोहन लाल मुंजाल। चलो अब नीचे एक हेडिंग डाल दो, HMT। क्या मैंने लिखवाया था HMT का? हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिखवाई थी? नहीं लिखवाई, जल्दी से हेडिंग डाल दो, HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। ये बाद में बहुत हेल्प करेंगे, एग्जाम टाइम में इनकी रीडिंग करोगे तो आधे नंबर तो वैसे ही निकल जाएंगे कहीं कहीं से ही। HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। लिखो इसमें पंचकुला। आज पंचकुला है, पहले क्या था? अंबाला। जब लगी तब तो पंचकुला था ही नहीं, तब तो अंबाला था, लेकिन अब पंचकुला। लिखो घड़ी प्लस ट्रैक्टर। HMT की सबसे ज़्यादा फेमस घड़ियाँ थी या ट्रैक्टर था? घड़ी प्लस ट्रैक्टर 1963 में लगी थी बेटा, तब तो हमारा हरियाणा बना भी नहीं था, तब लग गई थी पंजाब में 1963। और 43 एकड़ की ज़मीन है, बंद पड़ा है सब अब। 43 एकड़, ठीक है। इसी में लिखो ट्रैक्टर की यूनिट लगी थी 1972 में। ट्रैक्टर की यूनिट 1972 में, तब तुम्हारी PM कौन थी? इंदिरा गांधी। इसका मतलब हम लोग ट्रैक्टर पे, 4 व्हीलर्स पे और 2 व्हीलर्स पे इंदिरा के टाइम में काम किया हमने बड़े लेवल पर। तो लिख लो ट्रैक्टर की यूनिट 1972, ठीक है। 2016 से पूर्ण रूप से बंद है। अब 8 साल हो गए, 9 साल कुछ नहीं है, ताला लगा पड़ा है बेटा। लिख लो 2016 से पूर्ण रूप से बंद। तो देखें तो देखो एटलस बंद हो गई, ये कितनी बड़ी ये सीमेंट वाली बंद हो गई, HMT बंद हो गई, बहुत सारे काम धंधे बंद भी हुए हैं समय के साथ साथ। 2016 से बंद। इसी में अगला पॉइंट लिखो HMT प्लस जापान की सिटीजन वॉच कंपनी। इसका मतलब हमारे अच्छे संबंध किससे थे? जापान से बेटा हमारे अब रिश्ते अच्छे नहीं है। जापान से तो सुभाष चंद्र बोस ने भी बहुत अच्छे रिश्ते रखे थे। जापान ने कहा था हम तुम्हारी मदद करेंगे, वो तो 2nd वर्ल्ड वॉर में ये हिरोशिमा और नागासाकी में फंस गए, नहीं तो हमारे रिश्ते और अच्छे होते। बाइक में हमने इनकी मदद ली है, कौन से ग्रुप की? होंडा। 4 व्हीलर में हमने इनकी मदद ली, सुजुकी। और अब HMT में भी जापान की कंपनी, लिख लो जल्दी से, सिटीजन वॉच कंपनी 1961 में। कितने पहले? तब तो हरियाणा बना भी नहीं था, 1961 में, ठीक है। तो इनकी बातचीत हुई थी। नेक्स्ट लिखो 1970 से 80 के बीच कंपनी फर्स्ट थी। मतलब किस चीज़ में? घड़ियों में बहुत नंबर 1 कि हर जगह HMT की एक धाक थी। 1970 से 80 तो हरियाणा बना। कब बना हरियाणा? 66 में। सोचो इसका अच्छा टाइम कब स्टार्ट हुआ? 70। तो HMT का असली फायदा पंजाब को मिला या हरियाणा को? हरियाणा। बन गई थी पंजाब के समय में, लेकिन बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग हुई हमारे हरियाणा, तो हमें तो फायदा हुआ। 70 से 80 चली हमारी HMT बढ़िया। फिर 81 में हमारी कंपनी ने मारुति सुजुकी के साथ काम किया। फिर 83-84 में हमने होंडा के साथ। इसका मतलब हरियाणा लगातार ग्रोथ पे था। और कौन हमारी मदद कर रहा था? जापान के साथ हम कंपनी के लिए घड़ी पे भी काम कर रहे हैं, ट्रैक्टर पे भी काम कर रहे हैं, 4 व्हीलर पर भी और 2 व्हीलर पर भी। तो एक ज़माना था बेटा, चाइना से पहले मेड इन जापान थी हर चीज़। जापान की बड़ी एक धाक थी, लेकिन जापान के पास दिक्कत है, एरिया बहुत कम है, रिसोर्सेज कम है, हर साल कभी सुनामी कभी बाढ़, बुरा हाल। उस हिसाब से जापान के मुकाबले चाइना स्टेबल है, एरिया ज़्यादा, रिसोर्सेज ज़्यादा, और उतने भूकंप और वो नहीं है दिक्कत जितनी की जापान को थी। तो जापान को बीट कर गया चाइना। नहीं तो एक ज़माने में जापान ने दुनिया पे एक होता ना धाक बना के रखी थी। चलो लिख लो यहाँ HMT प्लस जापान की तो हो गया। 70 से 80 में पीक पर थी कंपनी घड़ी बनाने में, यहीं लिख लो। 1980s में टाटा की टाइटन घड़ी आ गई। 1980 में टाटा कंपनी की टाइटन घड़ी आ गई।
तब HMT पिछड़ गई। टाइटन घड़ी आ गई, तब HMT पिछड़ गई। पुरानी घड़ियां पता है कैसी होती थी, तुम्हें ध्यान भी नहीं होगा, उसमें पीछे से वो खींचते थे और चाबी भरते रहते थे, है ना। अब जैसे आदमी की ना जिंदगी बेटा सोफिस्टिकेटेड हुई, आरामदायक हुई, HMT ने क्या किया, अपने आप को एडवांस नहीं किया समय के साथ, तो एक घड़ी ऐसी बनी जिसमें कोई चाबी नहीं भरनी, कोई ध्यान नहीं रखना, अपने आप सही चल रही है सेल से। उनकी घड़ी थोड़ी सी पिछड़ी थी, तो टाइम के साथ साथ अगर अपने आप में इम्प्रूवमेंट ना करें तो हर चीज़ पीछे रह जाती है। इसका एक एग्जाम्पल है HMT, जिसकी घड़ियाँ पीछे रह गई। कौन आगे ले गई उनसे नंबर? टाइटन। टाइटन किसकी है? टाटा की। फिर टाटा ने घड़ियों में अपना नाम कर लिया। चलो, राजदूत के बारे में लिखा हुआ है हमने, राजदूत यामाहा, ये लिखा था, ठीक है, एक बार चेक कर लो। राजदूत RD एस्कॉर्ट्स ग्रुप ने बनाई 1983 से 89 तक, कल लिखवाया था ये। और यामाहा किसकी थी? जापानी ग्रुप की। इनका समझौता था, तो यामाहा की बाइक आती थी। ये जापान ने हमारी बहुत मदद की है हर चीज़ में। चलो, इसके बाद DLF के बारे में थोड़ा लिखा था हमने, नहीं लिखा? कहीं भी लिख दो DLF, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंसेस। क्या करता है DLF? DLF का मेन काम है रियल एस्टेट, बिल्डिंग्स में बड़े बड़े मॉल्स बना रखे हैं, बड़ी बड़ी इसने गगनचुंबी इमारतें, बहुत इनफैक्ट गुड़गांव की जो शक्ल है ना बेटा, उसको सबसे पहले इसी ने सुधारा, नहीं तो गुड़गांव कुछ भी नहीं था। हेडिंग डाल दो DLF, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंसेस। नाम दिल्ली है, काम हरियाणा के लिए किया। लैंड एंड फाइनेंसेस। एक्चुअल में इसने दिल्ली बसाई थी पहले, दिल्ली को सुंदर बनाया था। अंग्रेज चले गए थे, अंग्रेजों के जाने के बाद हमारी राजधानी तो दिल्ली उनके सामने ही बन गई थी। दिल्ली के ऊपर अब दिल्ली को सुंदर कैसे बनाएं? जब अंग्रेज गए बेटा तब इतनी एडवांसमेंट थोड़ी ना थी, ठीक है राजधानी थी उनकी, अपनी नई दिल्ली सुंदर थी, बाकी तो पिछड़ा पड़ा था। तब एक प्राइवेट कंपनी ने कहा हम पैसा लगाएंगे और हम दिल्ली की तस्वीर बदलेंगे। तो DLF ने दिल्ली के पॉश इलाके, जो सबसे बढ़िया इलाके हैं साउथ एक्स टाइप के, वो सारे डेवलप किए, बड़े बड़े फ्लैट सिस्टम लेकर आया, इसने वहाँ पार्क्स मेंटेन किए, एक अच्छा लाइफस्टाइल दिया, तो ये फेमस हो गई। फिर दिल्ली बाद में कहने लगी कि दिल्ली भाई हम तो राजधानी है लेकिन हम तो CM बनाएंगे, हमें अपने यहाँ पे अपने कामकाज के लिए CM चाहिए। तो दिल्ली ने बाद में इनको कहा जब वहाँ CM बन गया कि ये तो प्राइवेट कंपनी है, ये तो पैसा ज़्यादा खाएगी, प्रॉफिट पे काम करेगी, हम दिल्ली की सरकारी कंपनी बनाएंगे और दिल्ली सरकार उसको देखेगी। तब दिल्ली का काम DDA को दिया गया, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, कि दिल्ली का विकास करने वाला प्राधिकरण, दिल्ली विकास प्राधिकरण हिंदी में कहते हैं DDA। सरकारी नौकरी मिलती है इसमें, इसका काम है दिल्ली को सुधारना। लेकिन जब तक DDA ने काम किया तब तक बढ़िया काम कौन करके जा चुकी थी? DLF के लिए झटका था और DLF ने कहा कि भाई हमारी बेइज्जती की, हमें इस तरह से निकाल रहे हैं, हम इसका बदला लेंगे। तो इन्होंने कहा हम दूर नहीं जाएंगे, हम दिल्ली से लगते इलाके को इतना बढ़िया बना देंगे कि दिल्ली फीकी लगेगी। और तब बेटा इन्होंने टारगेट करके गुड़गांव को उभारना स्टार्ट किया, क्योंकि दिल्ली से बिल्कुल कनेक्टेड था गुड़गांव, आना जाना आसान था। वहाँ पे इन्होंने काम किया और देखते 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 गुड़गांव की तस्वीर ही बदल गई। ये देखने में ऐसा लगने लगा विदेशों की यात्रा कर रहे हैं। गुड़गांव का एक पूरा कॉम्प्लेक्स है जहां आपको फील भी नहीं होगा कि हम इंडिया में हैं। वहाँ रात दिन जिंदगी ऐसी चलती है जैसे विदेशों में हो। 2 बजे भी आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि पूरा शहर एज इट इज़ सड़कों पर है। ये DLF के कारण है। तो DLF बहुत बड़ी पैसे वाली कंपनी है जिसने दुनिया भर का रियल एस्टेट में पैसा लगाया। इसने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए, इसने ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जहाँ बड़े बड़े दफ्तर चलते हैं, और इसी ने रिहाइश के इलाके बनवाए। DLF का एक एक फ्लैट बेटा बहुत बहुत करोड़ का जाता है। मतलब ऐसे फ्लैट्स भी हैं वहाँ पर जिनकी कीमत 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए एक फ्लैट होता कितना है, उसकी कीमत इतने इतने तक। तो ये एक जैसे होता ना, जिसने एक लोगों का फेथ गेन कर लिया। आंख बंद करके लोग DLF में पैसा लगाते हैं क्योंकि ये कंपनी आज से काफ़ी लंबे समय से लोगों का फेथ लेकर चलती जा रही है। अब एक नई कंपनी आ गई है M3M, इसको टक्कर देने वाली, लेकिन M3M की पहली दूसरी पीढ़ी है, जबकि DLF कई पीढ़ियों से काम को कर रहा है। जब आपकी कई पीढ़ियां अच्छी निकल जाती है ना, तो लोग आप पे विश्वास करने लगते हैं कि भाई ये खानदानी एक तरह से इनका कामकाज है। तो DLF का नाम आज भी सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनीज में है
जब भी रियल एस्टेट की बात करें। लिख लो यहाँ DLF, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। DLF हेडक्वार्टर लिखो दिल्ली में, काम कर रहे हैं गुड़गांव लेकिन हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और इसी में लिख लो 22 कॉलोनी बनाई थी दिल्ली में, 22 कॉलोनीज दिल्ली में। 1946 से है DLF, 1946 से। और किसने काम किया था? चौधरी राघवेंद्र सिंह। राघवेंद्र भी हैं, रघुवेंद्र भी, एक ही आदमी है ये, राघवेंद्र सिंह। इनका पैसा लगा था बेटा 1946 में, यानी आज़ादी से 1 साल पहले। चौधरी राघवेंद्र सिंह। और अब पता है क्या है, DLF की जो अगली पीढ़ी है ना, जिनके पास ये सारे वो आए हैं, वो 2 लड़कियां हैं बस उनकी। जैसे इनकी कई पीढ़ियां बीत गई, 46 में तुम्हारे भी तो घर में कोई था, तब से अब तक तुम कई पीढ़ी देख गए। ऐसे ही इनकी जो अगली पीढ़ी है ना, उसमें कोई बेटा नहीं है, तो इनकी बेटियां थी। जैसे इनके बेटे की जो भी रहा होगा, आगे बेटा नहीं होगा, फिर उनके हस्बैंड्स ने तो कहते अब तो DLF के काफ़ी सारे शेयर इधर उधर भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी फेथफुल है, जैसे लोगों का विश्वास है DLF पर। तो किस आदमी ने ये नाम कमाया? चौधरी राघवेंद्र सिंह ने। कौन से सन में इन्होंने काम किया? 1946 में। इन्होंने दिल्ली की कितनी कॉलोनी बसाई थी? 22। फिर इनको दिल्ली से हटा दिया, तो इन्होंने क्या डेवलप कर दिया? गुड़गांव। लिख लो यहीं पर 1985 में, 1985 में गुड़गांव बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर्स। 1985 में गुरुग्राम में रियल एस्टेट बेटा इन्हीं को बोलते हैं सारे को, रियल एस्टेट, बहुत पैसा है इसमें, रियल एस्टेट डेवलपर्स, मतलब इस रूप में काम किया इन्होंने 85 में। इसका मतलब गुड़गांव का अच्छा समय अगर ध्यान से देखें, गुड़गांव रेवाड़ी की बेल्ट का, तो वो कितने के बाद से चल पड़ा? 80 के बाद से। 81 में देखो कोलैबोरेशन हुआ, 83 में कोलैबोरेशन हुआ, 84 में मैन्युफैक्चरिंग, 85 में मैन्युफैक्चरिंग। याद आ रहा है? ये मिक्स कर रहे हैं हम किस किस को? मारुति को और वो बाइक वाली कंपनी हीरो होंडा। और अब हम पढ़ रहे हैं कि 85 में ही क्या हुआ था? DLF। तो ये 80s का दौर किस ज़िले के विकास के लिए बहुत काम कर गया? गुड़गांव के लिए। तो 85 में गुड़गांव बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर्स के रूप में इनकी पहचान बन गई थी। ठीक है, तो DLF पूछें तो हमें पता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है DLF का? कब बनी DLF? 1946 में। इसका नाम दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस क्यों है? क्योंकि इसने शुरुआत में कॉलोनी कहाँ बसाई है? दिल्ली। लेकिन बाद में दिल्ली में कौन आ गई? DDA, और इसको उठा के कहाँ पटक दिया? गुड़गांव, कि तुम बाहर निकलो। फिर इसने गुड़गांव में कब जम के काम करना शुरू किया? 1985। गुड़गांव में काम करना इसलिए भी आसान हुआ क्योंकि गुड़गांव में उस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स चल पड़ी, तो बाहर से विदेशी आते होंगे, जापान से और अलग अलग देशों से, तो उनकी रिहाइश, उनका खाना पीना, तो उनके लिए बिल्डिंग्स और ये सब चीज़ें बनने लग गई। फिर ये बिजनेस चल पड़ा रियल एस्टेट का, यानी पैरेलल में गुड़गांव का विकास हो रहा था, 4 व्हीलर्स में, 2 व्हीलर्स में और रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट का पहला पैसा किसने लगाया? हाँ, क्या नाम था इसका? चौधरी राघवेंद्र। एक ब्रिज मोहन मुंजाल ने क्या किया था? उसने 2 व्हीलर्स पे पैसा लगाया। जापान की कौन सी कंपनी से कोलैबोरेशन किया? और मारुति ने सुजुकी से। और DLF को कहाँ से निकाल दिया उठा के? दिल्ली। तब वो कहाँ गई? गुड़गांव। लेकिन उसने अपना नाम नहीं बदला, उसका नाम आज भी दिल्ली लैंड एंड फाइनेंसेस ही है, जबकि दिल्ली से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब वो मेन काम कर रही है गुड़गांव में। चलो, ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब मुझे बताओ, इस पेज पर, अगले पेज पर देख लो, कुछ रह गया या हमने पढ़ लिए ये सारे? 138 का मैप रहता है ना शायद? अच्छा, 137 भी रहता है। 37 में क्या रहता है? अच्छा, SEZ। पेज 137 पर आ जाओ। ये शायद ये भी नहीं हुए, औद्योगिक नीति हो गई थी? औद्योगिक नीति नहीं हुई। ये औद्योगिक संस्थान पढ़ाए थे मैंने, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये नहीं हुए? अच्छा, एक बार मैं नई में भी देख लूँ कहीं कुछ एक्स्ट्रा हो, नहीं तो फिर ये पढ़ते हैं बेटा। नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, 7 है वही। चलो, पेज नंबर 137 पे ऊपर पार्ले जी तक पढ़ लिया था या नहीं पढ़ा? वो भी उसके नीचे मारुति वगैरह पढ़ लिए थे।
ठीक है। भारतीय स्टार्च केमिकल के ये सब हमने पढ़ लिया, भिवानी टेक्सटाइल वगैरह ना, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, हरियाणा औद्योगिक संस्थान पहले पढ़ते हैं। हरियाणा में क्या कुछ है बड़ा, पहला टिक करो, जेम्स एंड ज्वेलरी। जेम्स होते हैं बेटा कीमती पत्थर। ऐसे ये अंबानी के परिवार में देखा कोई गोल्ड नहीं पहनता, कैसे हरे नीले पत्थर पहने रखते हैं, ये जेम्स हैं। नॉर्मल आदमी को पता नहीं है, लेकिन बेटा यही कीमती पत्थर हैं, धरती के अंदर से निकलते हैं। इनके अलग अलग नाम होते हैं, तो अब हम एक एक का नाम तो नॉर्मल आदमी क्या बोलेगा, तो इनका नाम रख दिया गया जेम्स। खाने के नहीं आते बच्चों के जेम्स, रंग बिरंगे, देखिए उनके नीले पीले लाल गुलाबी, ऐसे ही पत्थर होते हैं बेटा। सबसे बढ़िया पत्थर देखने हैं तो जो अंबानी की बीवी पहनती है ना, वही सबसे महंगे पत्थर है। उसका एक हार नहीं है, कितने 100 करोड़ रुपए का एक हार है उसका, वो जो ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर है, ये जेम्स है बेटा, इन्हीं को बोलते हैं जेम्स। जेम्स एंड ज्वेलरी का पार्क हमारे अमीर जगह बनाएंगे। मेवात में कोई क्यों ही बनाएगा, कोई लूटी लेगा, तो उसको बनाएंगे अच्छी जगह, ये टिक कर लो। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क ये है उद्योग विहार गुरुग्राम। अगर उद्योगों की नगरी कहेंगे तो फरीदाबाद, लेकिन उद्योग विहार कहेंगे तो गुड़गांव। तो जेम्स एंड ज्वेलरी महंगी चीज़ें हैं, ये गुड़गांव में, क्योंकि पैसे वाले लोग हैं, वहाँ चल गया। इसका विवरण बस पढ़ लो। इस पार्क की स्थापना करने का उद्देश्य है नग और आभूषण, अंडरलाइन कर लो, कीमती नग होते हैं बेटा, नग और आभूषण संबंधी उद्योगों को प्रोत्साहन। फूड पार्क पर आ जाओ, बताओ फूड पार्क क्या करते हैं। बोर्ड पर देखो एक बार, एक पूरा एरिया, शांति से सुन लो, अब ये डेवलप कर देते हैं। जैसे कुछ गांव के आसपास कुछ खेत ले लिए और कहा भाई यहाँ फूड पार्क बनाएंगे। अब ये कनेक्टिविटी होती है बेटा इसकी, आसपास के कम से कम बड़े एरिया से 50-50 गांव से, वहाँ से इसके अंदर यूनिट लगा देते हैं अलग अलग। जैसे कहीं गेहूं आएगा, मान लो एक यूनिट में सारे गांव का आसपास का इसके पास बाहर चलता हुआ, जीटी रोड से एग्जाम्पल ले लेते हैं क्योंकि हरियाणा ही पढ़ रहे हैं। मान लो हरियाणा के साहा में, अंबाला में, या हरियाणा के सोनीपत में एक फूड पार्क डेवलप किया गया, तो सोनीपत के आसपास की कनेक्टिविटी रोड से बहुत बढ़िया है। आसपास के गांव के एरिया से कनेक्टिविटी करके एक यूनिट में भैया यहाँ पर हम सारा गेहूँ जितना रेट होगा उस हिसाब से बढ़िया खरीदेंगे, और गेहूँ यहाँ पे आसानी से हमारे यूज़ हो जाएंगे। तो एक यूनिट ने गेहूँ खरीद लिया खूब सारा, अगली यूनिट ने इस गेहूं को साफ करके इससे आटा प्लस इसी से मैदा, आटा और मैदा एक ही तो चीज़ है। जब आप आटे को ज़्यादा महीन कर दोगे, उसके ऊपर का वो ब्राउन कवर बिल्कुल गायब हो जाएगा, तो मैदा बन गई। मैदा स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है, आटा मोटा होता है, और उससे भी बढ़िया होता है जितना मोटा आटा खाएं। लेकिन बेटा अलग अलग इस्तेमाल है, अब आटे की ब्रेड भी बनती है, मैदा की ब्रेड भी बनती है। तो इन्होंने सेकेंड यूनिट में आटा और मैदा, फिर तीसरी यूनिट में इन्होंने कहा हम इसी में बल्कि हम सूजी बना लेंगे, जिससे कि रस्क और ये सब बन जाएंगे। अब यहाँ से अगले में एक फैक्ट्री लगा दी जहाँ रस्क बन रहे हैं, उससे अगले में ब्रेड बन रही हैं, उससे अगले में इमेजिन कर लो मैगी टाइप की कोई चीज़ बन रही है, उससे अगले में कोई बिस्किट बन रहे हैं। ये इनकी यूनिट्स हो गई अलग अलग। अब सोचो यहाँ कितना काम मिल गया लोगों को। इस गेहूं की कैसी तो शक्ल थी जब ये एंटर हुआ था ट्रैक्टर ट्रॉली में, और जब वहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ टम्पू खड़े हुए हैं ढेर सारे, और हर एक की छोटे वाले, और हर एक पे से भर भर के ये बाहर पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो देखो एक छोटे से एरिया में कैसे डेवलप कर दिया। इसे कहा जाता है फूड पार्क। अगर हम देखें तो पहले हमारे देश में इतनी सुविधाएं थी नहीं। पहले गेहूं कहीं होता था, मैदा कहीं, आटा कहीं, रस्क कहीं, उससे ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज ज़्यादा लगेगा। अब आप सोचो अंदर अंदर घुमाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज तो बच गया ना। एक यूनिट से दूसरी के बीच की दूरी अपने ही इंटरनल कोई इस तरह की छोटी छोटी वो नहीं आती बिजली से चलने वाली टाइप की, वो कर ली, वहाँ से वहाँ तक पेटी में आराम से सामान जा रहा है। अब यहाँ से जब सामान आया तो भी कम रेट देना पड़ा, जब जाएगा तो कमाई अच्छी है और लागत कम आएगी क्योंकि सारी चीज़ें आसपास हैं। आसपास के गांव से लेबर मिल गया, आसपास के गांव से ही लोग मिल गए, कोई यहीं पर भाई क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं तो कोई तोलेगा, कोई लिखेगा, कोई नापेगा, कोई पैकेजिंग का काम करेगा। तो इस एक यूनिट से कितने सारे कामकाज जुड़ गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई ना। इसके आसपास कहीं छोटी सी फैक्ट्री लग जाएगी जो पैकेजिंग की पॉलीथिन्स बनाने लगेगी। इसी के आसपास कहीं सिक्योरिटी वाले, क्योंकि सिक्योरिटी के आदमी भी तो चाहिएंगे, कोई यहाँ पे पेट्रोल पंप खोल देगा, कोई चार्जिंग स्टेशन बना देगा। तो एक यूनिट से कितना काम बढ़ता है। ऐसे पार्क्स को कहा जाता है बेटा मेगा
फूड पार्क, और धीरे धीरे मेगा फूड पार्क बढ़ते जा रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है, जितने ज़्यादा होंगे उतना हमें काम ज़्यादा मिलेगा। पढ़ के देखो अभी ये कह रहे हैं फूड पार्क, तो ये मेगा भी हैं और छोटे भी। साहा अंबाला में, टिक कर लो। राई सोनीपत, राई में फूड पार्क है। नेक्स्ट है नरवाना जींद में और डबवाली सिरसा में। तो 4 फूड पार्क तुम्हारे अंबाला, सोनीपत, जींद और सिरसा। सिरसा वाला कहाँ है? डबवाली। सोनीपत वाला राई। साहा कहाँ है? अंबाला में। नरवाना कहाँ है? जींद। तो पेपर में 4 आ जाएंगे, एक जिला अलग, कहेंगे कहाँ फूड पार्क नहीं है, तो अंबाला में है, सोनीपत में है, जींद में है और सिरसा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका। पढ़ के देखो आगे। इस फूड पार्क की स्थापना का उद्देश्य, अंडरलाइन करो, फूड प्रोसेसिंग और फूड पैकेजिंग को प्रोत्साहन। तो मैंने समझा तो दिया, पॉलिथीन में फूड पैक होता है, प्रोसेसिंग में वो आटा, मैदा, रस्क या ब्रेड या बिस्किट बनते हैं, यही तो फूड प्रोसेसिंग है। नेक्स्ट पे टिक करो। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करे, यानी किस चीज को? एक्सपोर्ट क्या होता है? निर्यात। निर्यात, निर्यात को बढ़ावा देने से हमें पैसा मिलता है, आयात से पैसा हमारा जाता है। तो निर्यात बढ़िया होगा जहां ट्रांसपोर्टेशन हो, जहां लेबर हो, जहां बिजली वगैरह हो। ये टिक करो। एक्सपोर्ट प्रमोशन यानी एक्सपोर्ट को जो प्रमोट करे, ऐसा इंडस्ट्रियल पार्क दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर। किसकी बात कर रहे हैं ये दिल्ली हरियाणा, कुंडली की बात कर रहे हैं ये। कुंडली, कुंडली में जानते हो बहुत बड़ा एक एरिया है इंडस्ट्रियल, हजारों हजारों लोग रहते हैं। कितनी वहाँ कामकाज के लिए बाहर से, बिहार से, यूपी से लोग आके रहते हैं। पढ़ो। इस पार्क की स्थापना का उद्देश्य, अंडरलाइन करना, फूड प्रोसेसिंग, जो वो रस्क वगैरह बनी थी, खेल सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, हैंडलूम और रेडीमेड वस्त्रों के निर्यातकों को प्रोत्साहन देना, एक तरह से एक्सपोर्ट के सामान को बढ़ावा देना। इसके लिए कहाँ पर एक हब टाइप बना दिया? दिल्ली हरियाणा बॉर्डर। लेकिन बेटा अब ये बहुत हद तक ना नुकसान खा गया था। जब ये आरक्षण था ना, किसान आरक्षण वाला, तब पता है एक एक दिन में कहते हैं पता नहीं कितने कितने 100 करोड़ का नुकसान हुआ इस एरिया में, क्योंकि यहाँ ट्रक आए ही नहीं, ये सब बंद पड़ गया। बहुत लोगों ने तो बिल्कुल ही बंद कर दिया, फिर दोबारा खोला ही नहीं, क्योंकि कई साल तक यहाँ नुकसान खाया। बहुत लोग बिहार वापस चले गए, वापस नहीं आए। वो इंडस्ट्री जो बंद पड़ गई, बंद ही हैं बहुत सारी। इससे नुकसान किसका होता है? जो वहाँ के लोग थे बेटा, जो लोकल लोग, जिनको कितना काम मिला हुआ था। जैसे एक इंसान जब काम देता है ना किसी को, तो वो एक आदमी को काम नहीं देता, एक पूरा हब डेवलप हो जाता है बेटा वहाँ। उस हब में कितने लोग कमा के खाते हैं, वो सब ठप पड़ गया, सब बंद हो गया। एक एग्जाम्पल देखो, पिछले साल याद करो, बारिश में मुखर्जी नगर में 3-4 बच्चे डूब के मर गए थे। उसके बाद प्रशासन ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, मुखर्जी नगर खाली हो गया। तुम्हें लगेगा तो क्या फ़र्क पड़ा? बहुत फ़र्क पड़ा। रेंट वाले सब खाली बैठे हैं। कितने वहाँ बेटा टी स्टॉल लगाते थे, कितने लोग, जिनकी एक पीढ़ी चाय पे अपना घर बना गई थी, इतनी चाय बिकती थी वहाँ। कितने लोगों का खाने का काम चलता होगा, कितने सारे लड़के लड़कियां थे, बाहर से टिफिन सर्विस था, कितनी वहाँ रिक्शा चलती थी, कितनी फोटो कॉपी की दुकानें थी। तुम ये सोचो, वो सिर्फ एक एरिया नहीं था छोटा सा, वहाँ कितने लोग पैसा कमाते थे, जिनके घर चलते थे। वो अब सब दुकानों वाले बर्बाद हो गए, वहाँ चलने वाली रिक्शा वगैरह वाले बर्बाद हो गए। वहाँ जो टी स्टॉल थे वो कहाँ जाएंगे? क्या उतनी चाय उनके बिक जाएगी? नहीं। वहाँ टिफिन सर्विस में कितने लोग 1-2 पीढ़ी से लगे हुए थे, सब बर्बाद। तो जब एक चीज़ लगती है ना, तो बहुत लोगों को काम देती है, और जब वो चीज़ वहाँ से उठती है ना, तो बहुत लोग बेरोजगार भी हो जाते हैं। इसी तरह से ये हैं। तो ये टिक कर लो। एक्सपोर्ट प्रमोशन में हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है लेदर गारमेंट्स पार्क। लेदर क्या होता है? चमड़ा, चमड़े का उद्योग। हाँ, ये थोड़ा सा ना उल्टा छप गया बेटा। लेदर गारमेंट्स का मतलब जैकेट्स वगैरह। इसको करनाल, बल्कि करनाल भी काट दो, यहाँ नुहू, नुहू लिख लो, काट दो इसको सारे को, बहादुरगढ़ को लिखो नुहू, नुहू मेवात। लेदर गारमेंट्स। अब आ जाओ फुटवेयर पार्क पर। फुटवेयर में क्या आते हैं? चप्पल, जूते। तो टिक कर लो, बहादुरगढ़ पे ले जाओ इसको, उल्टा कर लेना। फुटवेयर पार्क बहादुरगढ़ में बहुत सारे खुल रहे हैं। फुटवेयर पार्क उल्टे लिख दिए, इनको ठीक कर लेना। फुटवेयर पार्क बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ याद है, कुछ और भी था, सैनिटरी उद्योग, गेटवे ऑफ हरियाणा बहादुरगढ़। लिख लो इसके पास, सैनिटरी का सामान, जो बाथरूम टॉयलेट में लगते हैं चीजें, वो सैनिटरी का सामान। और गेटवे ऑफ हरियाणा किससे कनेक्टेड है? बिल्कुल दिल्ली से, बिल्कुल टच है दिल्ली से ये। गेटवे ऑफ हरियाणा।
इसके बाद पढ़ लो स्पार्क का उद्देश्य क्या है, फुटवेयर उद्योग को स्थापित करना। भाई चप्पल जूते आजकल देखें तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं ना जूते चप्पल, तो स्पार्क में कितने लोगों को काम मिलेगा। नेक्स्ट पढ़ लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, निफ्टेम। निफ्टेम एक बार बोर्ड पर देखो, निफ्टेम तुम्हें दिल्ली जाते वक्त सोनीपत से निकलते ही मिल जाएगा। हाँ निफ्टेम, निफ्टेम लिखा हुआ है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट है बेटा, ये काम करता है बहुत सारे कामकाज, बहुत सारे कोर्सेज भी कराता है ये। इसका एक तो फुल फॉर्म देख लो सबसे पहले, द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट पार्क। देखना बोर्ड पर, अब नेशनल इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट कोई प्राइवेट वाला तो बना नहीं सकता, इसका मतलब किसका पैसा लगा है, सरकारी। अपने नाम के आगे नेशनल इंस्टीट्यूट लिखने का मतलब है आपके ऊपर सरकार ने कुछ पैसा लगा रखा है। बोर्ड पे देखते रहना, FT का मतलब क्या है, फूड, फूड टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी। हम कपड़े में ले आए थे ना टेक्नोलॉजी को, TITS में, हम फूड में भी टेक्नोलॉजी ले आए। और उसके बाद क्या लिखा है, E का मतलब, हाँ एंट्रेप्रेन्योर। क्या होते हैं ये, बिजनेसमैन। जो पहला बिजनेस शुरू करते हैं ना, पहली पीढ़ी, उसे कहते हैं एंट्रप्रेन्योर। एंट्रप्रेन्योर बनने का मन सबका करता है, लेकिन उससे पहले बेटा बहुत सारे गुण सीखने भी पड़ते हैं, कुछ आपके आइडियाज होने चाहिए। तो ये एंट्रप्रेन्योरशिप का एक तरह से कोर्स कराते हैं, सिखाते हैं। M का मतलब क्या है, मैनेजमेंट। आपके पास सिर्फ पैसा हो तो भी बात नहीं बनेगी, आपको चीज़ें मैनेज करनी आनी चाहिए, किस तरह से हम लोगों से काम लेंगे। तो कहने का ये मतलब है, ये नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है जो फूड टेक्नोलॉजी के ऊपर एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं। मान लो तुम्हारा मन करे मैं कोई बिस्किट की कंपनी खोलूँ, मैं कोई ब्रेड का काम बड़े लेवल पे करूँ। किसी ने तो बेटा पार्ले जी सोचा ही होगा ना, किसी ने तो बर्बन कंपनी सोची होगी। आज देखो अरबपति हैं वो लोग, बिस्किट से पैसा कमा गए। इस देश में तो किसी भी चीज़ से पैसा कमा सकते हैं, बस बिकने लग जाए वो लोग। ये देखो खैनी और ये बना बना के कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं। तो ये छोटे से 2-2, 4-4 रुपए वाली चीज़ें बेच के लोग अरबपति बन गए। तो बिस्किट ब्रेड तो एक बहुत बेसिक चीज़ है, जिसको इसके बारे में सीखना हो इसमें कोर्सेज ये कराते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट किस चीज़ का है, फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट सिखाते हैं कैसे आप उस बिजनेस में काम करेंगे। ये है निफ्टेम, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, अंडरलाइन कर लो। निफ्टेम का पहला फुल फॉर्म यहाँ लिख लो, फुल फॉर्म के पास इंपॉर्टेंट, और पढ़ के जाना जब जाओ। ये है कुंडली में। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये मानेसर गुड़गांव बायोटेक पार्क। अब आ जाओ औद्योगिक नीति 2011 में, इसमें 6 पॉइंट्स लिखे हैं ना, ठीक है, नई में भी वही है, इसमें टिक कर लो बेटा, कुछ खास नहीं है। सेकेंड पॉइंट टिक करना इसका, फरीदाबाद में परमाणु प्लांट लगाने की योजना। तुम्हारे पास परमाणु प्लांट है अभी? एक है हमारे पास गोरखपुर में, एटॉमिक एनर्जी का, लिख लो अभी केवल एक है गोरखपुर फतेहाबाद में, अभी केवल एक है गोरखपुर गांव फतेहाबाद में। नेक्स्ट टिक करना, हरियाणा में 20 नए SEZ खोलना। SEZ का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसमें पता क्या करते हैं बेटा, कहीं की जमीन ले ली सरकार ने, मान लो जो हमारी थी ना, जमीन कौन लेती थी हरियाणा में, एक कंपनी बताई थी तुम्हें, HSIIDC, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये इंफ्रा और इंडस्ट्रीज पे काम करती थी ना, सड़कों पे और इस पर। ध्यान से सुनना, ये किसी भी गांव के आसपास की ज़मीन लोगों से बातचीत करके एक मार्केट रेट तय करती है, लोगों को दे देती है, वो ज़मीन खरीद लेती है। तो ये HSIIDC इस तरीके से ज़मीन खरीद के, कई बार क्या होता है बेटा, हमारे देश से जैसे केंद्र सरकार से ऑर्डर आता है कि हरियाणा को 5 SEZ विकसित करने हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसमें इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसा, ऐसे जोन जिससे पैसा सिर्फ और सिर्फ कमाना है, एक बार पैसा लगाएंगे बाकी जिंदगी भर कमाएंगे, उन्हें कहते हैं स्पेशल। इनमें किसी और की एंट्री नहीं होगी, ये जोन स्पेसिफिक हैं पैसा कमाने के। तो ये कंपनी खरीद के ज़मीन और फिर ये दे देगी सरकार को, लो जी हमने ये 50,000 करोड़ की ज़मीन फलाना गांव के आसपास खरीद ली। इसने ये भारत सरकार को बता दिया। अब भारत सरकार कहेगी ठीक है हम टेंडर निकाल रहे हैं जिस कंपनी को, ये तुम्हें और हमें पता नहीं चलता बेटा क्योंकि हमारा ऐसा बिजनेस नहीं है, लेकिन ये ऐसे टेंडर निकालते हैं कि भैया किसी को, जूते बनाने वाली कंपनियों को
एक तरह से वो दिया जाता है कि किसी को अगर अपनी लगानी हो फैक्ट्री तो यहाँ ज़मीन अवेलेबल है हरियाणा में, तो जिनका बेटा बड़ा बिजनेस है, जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, वो लगा देंगे कि हाँ भाई ठीक है यहाँ इतने खरीद लो। अंबानी को क्या ही फ़र्क पड़ता है, हरियाणा में कितनी भी ज़मीन खरीद ले। शाहरुख खान जैसे लोग, बहुत लोग हैं इस देश में जिनके पास बहुत पैसा है। तो HSIIDC ने अपनी ज़मीन खरीद के पकड़ा दी। अब भारत सरकार कहेगी आज भी जिसको बिजनेस, हम इस तरह का यहाँ पे फुटवेयर का पार्क बनाने वाले हैं या फूड पार्क बनाने वाले हैं, तो फिर इसमें ना कंपनियाँ आती हैं और अपना कहती हैं जी हम इतने इतने पैसे में यहाँ अपना काम शुरू करेंगे। लेकिन इन कंपनियों को एक पहली शर्त बताई जाती है कि तुम्हारा कोई भी प्रोडक्ट यहाँ बिकेगा नहीं। तुम कंपनी का सामान तैयार करोगे, इस सारे का टारगेट होगा एक्सपोर्ट करना, क्योंकि एक्सपोर्ट से पैसा कमाया जाता है। तो चाहे तुम जो भी सामान बनाओगे ना वो सारा इस लेवल का हो कि एक्सपोर्ट में चला जाए। तो फिर बेटा कंपनीज यहाँ अपने अपनी फैक्ट्रियाँ लगा देती हैं, अपने अपने बड़े बड़े मैनेजर्स को भेज देती हैं और फिर ये प्रोडक्शन करती हैं। इसका कोई भी सामान हमारे लिए इस्तेमाल नहीं होता, एरिया हमारा, ज़मीन हमारी गांव के आसपास के एरिया में, लेकिन इसका टारगेट है एक्सपोर्ट करना और एक्सपोर्ट कमा के पैसा इकट्ठा करना। इसे कहा जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये बेसिकली पैसा कमाने का जोन है, आर्थिक क्षेत्र है ये। इसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ पैसा और एक्सपोर्ट है, वही बता रहे हैं ये। टिक कर लो। तो 20 नए SEZ खोलना। इसके बाद छठा पॉइंट पढ़ लो बस। हरियाणा पहला राज्य होगा जो श्रमिकों के लिए पॉलिसी उपलब्ध कराएगा। अंडरलाइन कर लो, श्रमिकों के लिए भी पॉलिसी जो यहाँ काम करेंगे। ठीक है। इसके बाद ऊपर देखो SEZ लिखा हुआ है, मिल गया? SEZ अंडरलाइन करना। हरियाणा में देश के सबसे ज़्यादा SEZ स्थित हैं। इंपॉर्टेंट है ये, हरियाणा में सबसे ज़्यादा SEZ। और अभी कितने और खोलने की बात कर रहे हैं? 20। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं। तो हमने पढ़ा तो था अंबाला अकेला जो साइंटिफिक अपरेटस था उसका 20% ना, बासमती चावल हम बहुत ज़्यादा भेज रहे हैं। हम कितने दुनिया भर के फार्मास्यूटिकल्स का काम भी तो हम कर रहे थे, तो हम बहुत पैसा बाहर ये सामान बाहर भेजते हैं। टिक करो SEZ। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ। देश का सबसे बड़ा मल्टी उत्पाद SEZ 10,000 हेक्टेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा झज्जर में विकसित किया गया है। अंडरलाइन कर लो ये। तो रिलायंस ने कहाँ पैसा लगा रखा है? झज्जर में। कितने हेक्टेयर बेटा? 10,000 हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में कई एकड़ ज़मीन आ जाती है, तो बहुत सारा ज़मीन का हिस्सा किसने खरीद लिया? रिलायंस ने। नेक्स्ट चेक करना। गुड़गांव और अंबाला में DLF, अब तुम DLF पहले से जानते हो, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस, 1946 चौधरी राघवेंद्र सिंह 22 कॉलोनी दिल्ली में काटी, फिर दिल्ली में DDA आ गया, फिर इसने गुड़गांव पे काम किया। तो टिक करो। गुड़गांव और अंबाला में DLF द्वारा सेज विकसित किया जा रहा है। तो गुड़गांव और अंबाला। पंचकुला को नैनो सिटी, इंपॉर्टेंट लिख लो यहाँ, नैनो सिटी। ये नैनो गाड़ी वाली नहीं, बायोटेक्नोलॉजी में ना नैनो टेक्नोलॉजी होती है जैसे, उसी में। IT कॉरिडोर के रूप में विकसित। तो पंचकुला नैनो सिटी और IT कॉरिडोर इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले SEZ अधिनियम 2005 में आया। तो क्या ये मोदी सरकार की देन है या इससे पहले ही आ गया था? 2004 से 14 तो मनमोहन सिंह जी की देन थी, तो इसका मतलब ये पुरानी बात है ये 2005 में, परंतु लागू 2006 में हुआ। तो इसका मतलब कांग्रेस सरकार के टाइम पे SEZ का कॉन्सेप्ट आ गया था। अगले पॉइंट का लास्ट पॉइंट टिक करना। हरियाणा में सर्वाधिक SEZ गुड़गांव में है, लेकिन सबसे बड़ा जो 10,000 हेक्टेयर का एरिया खरीदा वो झज्जर में। तो झज्जर तुम्हें लगता है डेवलप होगा आगे कि नहीं होगा? बहुत ज़्यादा होगा बेटा। गुड़गांव की तो एक पीक थी, वो तो हो गए। गुड़गांव कितना बढ़ेगा? अब अगला नंबर क्या बढ़ रहा है? सोनीपत। और अब सोनीपत के बाद फिर झज्जर का नंबर है। किस बड़ी कंपनी ने पैसा लगा रखा है यहाँ? रिलायंस ने। रिलायंस जहाँ पैसा लगा देगी उसकी तस्वीर बदल देगी ना। रिलायंस तो बहुत बड़े आदमी है। इसके बाद नीचे आ जाओ, औद्योगिक नीति भी हो गई। औद्योगिक क्लस्टर पर आ जाओ। क्लस्टर क्या होता है? एक एरिया है ना, क्लस्टर एक एरिया। जैसे मैं कह दूं कि दक्षिणी हरियाणा तो एक क्लस्टर है। जैसे अगर ध्यान से देखें तो दक्षिणी हरियाणा में पैसा बहुत ज़्यादा है। दक्षिणी हरियाणा में कौन आता है? पिछले पेज पे मैप देखो, जल्दी से मैप देखो। क्या ये पूरा मैप बराबर पैसे कमा सकता है? नहीं। सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमाता है? गुड़गांव और फरीदाबाद। मैप में गुड़गांव फरीदाबाद देखो, कौन सी दिशा है ये? दक्षिणी। तो किस हरियाणा के पास ज़्यादा पैसा है? दक्षिणी।
लेकिन दक्षिणी हरियाणा में सबसे पिछड़ा एरिया भी आता है, कौन? मेवात। देख लो मेवात। तो दक्षिणी हरियाणा की 2 तस्वीर हैं। गुड़गांव की सीमा क्या मेवात से लगती है? मैप में चेक करना। गुड़गांव में तो 50,000 रुपए गज भी नहीं है, जमीन लाखों में है, और मेवात में लोग जाने से थोड़ा थोड़ा कतराते हैं, जबकि सीमा दोनों की लगती है, दोनों ऑपोजिट। एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देने वाला और एक एशिया में पिछड़ों में। अब तो काम कर रहे हैं पर बहुत मेहनत की जरूरत है अभी भी मेवात पर। ठीक है, तो इसका मतलब सारा राज्य बराबर विकसित नहीं होता। क्लस्टर्स हैं, कहीं खेती अच्छी होती है, कहीं मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है, कहीं कच्चा माल अच्छा है। तो क्लस्टर में टिक करो। ऑटो पार्ट क्लस्टर, बताओ ऑटो पार्ट्स, ऑटोमोबाइल, ये कहाँ है? बढ़िया, ये गुड़गांव। कैसे कह सकते हो तुम? अभी तो तुम पढ़ के आए हो, क्या क्या पढ़ा तुमने? 2 व्हीलर्स में तुमने पढ़ा, 4 व्हीलर में तुमने पढ़ा, है ना? तो अगर कहे ऑटो पार्ट क्लस्टर, ऑटो, ये ऑटो इसकी बात करें मोबाइल वाले की, ऑटोमोबाइल की, तो इसमें बेस्ट क्या है? गुड़गांव। नेक्स्ट चेक करो, लाइट इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स क्लस्टर। छोटे छोटे याद है उद्योग धंधे जहां सामान बने थे, भारी भी थे, हल्के भी थे, मध्यम भी थे। कौन सा था ये? फरीदाबाद। तो औद्योगिक नगरी हमारी क्या है? फरीदाबाद। यहाँ लिख लो, लाइट इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स लिखा है ना, इक्विपमेंट्स यहीं पर लिख लो, औद्योगिक नगरी। लेकिन उद्योग विहार कह देंगे तो गुड़गांव है। गुड़गांव में ऑटोमोबाइल का काम बढ़िया है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर का। यहाँ काम है ट्रैक्टर का, हल्की चीज़ों का, भारी चीज़ों का, सबका। तो लाइट इंजीनियरिंग के भी फरीदाबाद। टेक्सटाइल का क्लस्टर अब कौन सा है? कपड़े का, बुनकर नगरी पानीपत। लिख लो यहाँ बुनकर। एक टाइम पर पूछे पहली टेक्सटाइल मिल तो 1937, तुम्हें भिवानी याद आएगा, लेकिन बेटा वो क्लस्टर नहीं है, वो तो बस एक थी। मेन जहां बुनकर नगरी बन गई वो क्या है? पानीपत। तो अगर पूछेंगे टेक्सटाइल क्लस्टर तो पानीपत, कहें इंजीनियरिंग के इक्विपमेंट्स तो टिक करके आना फरीदाबाद, अगर कहें क्या था ये ऑटोमोबाइल वाला तो फिर गुड़गांव। इसका ये मतलब नहीं कि बाकी लोग काम नहीं करते, करते हैं, लेकिन होता है एक मेन काम, वो इन 3 का। इसके बाद आ जाओ ग्रामीण उद्योग क्लस्टर, जो गांव में थोड़े फेमस चीज़ें हैं। पहली टिक करो, जूट और केन। केन होती है बेटा छोटी छोटी सी पतली पतली, जैसे हमारे गांव में मुड्ढे है ना, पुराने बुजुर्गों के नहीं मुड्ढे रखे हुए, उनमें देखा है लकड़ियां हैं वो पतली पतली, सरकंडे। पहले इनकी वो बनती थी लिखने की कलम, सरकंडे। ये बहुत ज्यादा है गुड़गांव की फर्रुख नगर की बेल्ट में। लिख लो यहाँ केन के पास सरकंडा। इसका बहुत फर्नीचर बनता है, खासकर गांव में जो मुढ़े और ये सब हैं बैठने के। फर्रुख नगर गुड़गांव, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो। सरकंडे का लोकल एरिया, सरकंडा बेटा प्रकृति की देन है, हर जगह नहीं होते। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा सरकंडे कहाँ हैं? फर्रुख नगर गुड़गांव में। तो वहां इसको केन बोल देते हैं, CANE, केन, केन फर्नीचर। तो एग्जाम में आ जाए कि बताओ हरियाणा में केन फर्नीचर में नंबर 1 कौन है? गुड़गांव। केन का मतलब क्या हुआ? सरकंडा, सरकंडा। इसके बाद सेकंड हाफ में ऊपर देखो, जूट क्लस्टर, जूट का इस्माइलाबाद कुरुक्षेत्र। ठीक है, जूट, क्या हरियाणा में जूट बहुत ज्यादा है? नहीं, हमारे यहाँ नहीं है, तो बंगाल में है बेटा, लेकिन फिर भी एक एरिया पूछे तो टिक कर देना कुरुक्षेत्र में। लेदर फुटवेयर टिक कर लो, रेवाड़ी। वैसे लेदर का कामकाज हमें करनाल भी याद है, लिबर्टी, और हमें बाटा भी याद है फरीदाबाद में। ठीक है, बस पढ़ लो ये। कढ़ाई फ्रेम मैन्युफैक्चरिंग, ये है महेंद्रगढ़ में। देवीलाल इंडस्ट्रियल एरिया, ये गुड़गांव में है। लगता है सिरसा में होगा देवीलाल, लेकिन है कहाँ पर? गुड़गांव में। IMT पर आ जाओ। IMT जानते हो? इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, जहां जहां इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, क्या वहां शहर बसाने पड़ेंगे? क्यों शहर क्यों बसाने पड़ेंगे? क्योंकि उस इंडस्ट्री में काम करने वाला मैनेजर भी आएगा, जनरल मैनेजर भी आएगा, सिक्योरिटी ऑफिसर भी आएगा, मालिक भी आ सकता है। बहुत लोग काम करते हैं ना बेटा। इतने बड़े बड़े लोगों को एक कंपनी में जब रखा जाएगा तो रोज तो कोई अपने देश से उड़ के नहीं आएगा, जर्मनी से, जापान से, तो उनकी रिहाइश के लिए यहाँ काम करना पड़ेगा ना। जब बड़ी इंडस्ट्री कोई प्लांट लगाती है ना, तो वो इसके आसपास इनवाइट करती है बिल्डर्स को, जी आप आ जाओ मेरे आसपास के एरिया में, सस्ती ज़मीनें हम दिलवा देंगे, आप शहर डेवलप कर दो। जैसे ओमेक्स आ गई, एल्डिको आ गई, ऐसे अलग अलग कंपनीज जो हैं
हाँ, तो ये क्या करेंगे, ये अपने यहाँ पर फ्लैट्स बना लेंगे बेटा, और यहीं पर पार्क मेंटेन कर लेंगे। फिर इन फ्लैट्स में सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं होगा, पानी का इशू नहीं होगा, 24 घंटे की बिजली का बैकअप होगा। तो यहाँ जो काम करने आएंगे, ये जहाँ से भी आएंगे, इनको रहने के लिए तुरंत अच्छा घर, घूमने के लिए पार्क, कहीं मॉल मेंटेन कर लिया, एक बढ़िया स्कूल बना लिया, फिर आसपास कहीं जिम खाना, क्लब जिसमें स्विमिंग पूल है, भाई संडे को बच्चे आउटिंग पे जा सकें परिवार का, सेफ सिक्योर। तो एक तरह से ना पूरा सुंदर शहर बन जाता है। इसे कहा जाता है इंडस्ट्रियल, क्योंकि इंडस्ट्री के कारण हुआ, और इसे कहते हैं ये मॉडल है एक, और ये है शहर, तो इसे कहा जाता है टाउनशिप। अब तो ये बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, जहाँ जहाँ इंडस्ट्री लगेंगी वहाँ बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल मेंटेन करके बिल्डर्स देंगे। आपके पास सिर्फ पैसा होना चाहिए, आपको ना ये चिंता कि मेरे आसपास बड़ा अस्पताल है कि नहीं है। जितनी आसपास बड़े बड़े बिल्डर्स ने बिल्डिंग बनाई है, उनके आसपास 100% बड़ा अस्पताल खुल जाएगा, उनके आसपास बड़ा स्कूल भी खुल जाएगा, उनके आसपास पार्क भी होगा, मेंटेन्ड सारी सर्विसेज, रेस्टोरेंट, घूमने की जगह बनेगी बनेगी। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं बेटा IMT, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, यानी शहरी जीवन इतना बढ़िया कि जिसमें सब चीज़ें आपको आसपास मिल जाएं। पुराने ज़माने में ना राजा शहर बसाया करते थे, अब राजा तो नहीं रहे, लेकिन हम बिल्डर्स शहर बसा देते हैं। अब तुम्हारे सामने दिल्ली की तरफ जब सोनीपत से जाओ तो कितनी सारी बेटा बड़ी बड़ी, देखा पूरी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया। उनके आसपास देखो मॉल्स भी हैं, उनके आसपास घूमने फिरने की जगह भी हैं, आसपास बड़े अस्पताल भी हैं, एक पूरी रो में देखना सब कुछ मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट बेटा हमारा नहीं था, विदेशी था। हम तो कहीं भी जाके बस जाते थे, लेकिन अब हमें अकल आ गई कि नहीं, लाइफ अच्छी होनी चाहिए तो सारी सुविधाएं आसपास हो। अब यहाँ रहने वाले को चिंता नहीं कि मेरा बच्चा कहाँ पढ़ेगा, क्योंकि इन्हीं के आसपास DPS अपनी ब्रांच ले आएगा, दिल्ली पब्लिक स्कूल, कि भैया आओ हमारे यहाँ पे बच्चे पढ़ा लो। इससे थोड़ी दूरी पर ही कहीं कॉलेजेस वगैरह, अपनी पूरी यूनिवर्सिटी वो खोल के बैठ जाएगी, तो सारी सुविधाएं इनको आसपास मिल जाएंगी। ये एक तरह का हब मेंटेन्ड हो जाएगा बेटा। जैसे अगर हम अब देखें ये राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, तो ये अकेली सिटी थोड़ी ना है, इसके आसपास तुम देखो कितने डिस्कोथेक, पब्स और क्या क्या बड़े बड़े मार्केट और पूरे मॉल्स डेवलप हो गए। 5 स्टार होटल की ब्रांचेस भी अपनी अपनी छोटे छोटे ना उन्होंने खोल दिए, क्योंकि विदेशों से लोग आएंगे तो रुकेंगे कहाँ, विदेशी भी तो पढ़ रहे हैं, 3000+ बच्चे विदेशी पढ़ रहे हैं इसमें। तो अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया। पहले इतना गंदा बदबूदार नाला था वहाँ, जहाँ ये जिंदल यूनिवर्सिटी है, उसके आसपास जाके देखना कितना सुंदर लश ग्रीन एरिया बना दिया, और वहाँ पर पूरा रिहाइश की कॉलोनीज कट गई, पूरा फ्लैट सिस्टम और वो सब हो गया। उसी के बिल्कुल सामने ट्यूलिप ने बहुत बड़ा अपना एक वो बना दिया, कॉम्प्लेक्स फ्लैट सिस्टम बना दिया। तो ये सब चीज़ें ही कहलाती हैं इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। जहाँ इंडस्ट्रीज आती हैं वहाँ टाउनशिप बना दी जाती है सुविधाओं वाली, यही है। तो इसे बोलते हैं IMT। IMT हमारे हरियाणा में बहुत सारे बन गए, अब टिक कर लो IMT, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। सिर्फ पढ़ लो पहले। ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए मानेसर गुड़गांव में विकसित, पहला टिक कर लो गुड़गांव मानेसर। IMT बना यहाँ इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। फिर पढ़ो, इससे प्रेरित होकर फरीदाबाद, अंडरलाइन करो, अब तो हर जगह बन गए, फरीदाबाद, रोहतक, यमुनानगर, खरखौदा लिख दिया है, बिंदी को काट दो, खरखौदा। खरखौदा की ज़मीन में लगातार बता रही हूँ पिछले 7-8 साल से, बहुत महंगी होगी, बहुत महंगी होगी, बहुत महंगी। ये बनेगा भी खरखौदा, ऐसा नहीं है, अभी तो खरखौदा ब्लैंक है, बस वहाँ रोड बन गए बढ़िया, टोल लगने लग गया, बढ़िया रोड हो गया, प्लस वहाँ पे ये बनने लग गई इंडस्ट्रीज, रोज 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 उसकी बेटा बढ़ती जा रही है। कुछ दिनों बाद देखना तुम बड़े बड़े बिल्डर्स ये सब, इनफैक्ट बिक गया बहुत सारा, तो खरीद लिया, तुम्हें मुझे पता कब चलेगा, जब बिल्डिंग्स दिखेंगी सीधी। कुछ सालों के अंदर तुम देखना ये खरखौदा की पिक्चर ऐसी होगी, बहुत बड़े बड़े स्कूल, बहुत बड़े बड़े यहाँ कॉम्प्लेक्स, रिहायशी इलाका। तो जिस जिसके ज़मीनें हैं ना वहाँ, वो कुछ दिनों में देखना लखपति तो पहले थे, अब तो करोड़ों करोड़ों में खेलेंगे। वो जैसे गुड़गांव के लोग हैं ना, रेंटल काम भी बहुत ज़्यादा होगा बेटा, यहाँ लोग रेंट पे बना के अपने फ्लोर्स डाल देंगे और अगली पुश्तें बैठ के खाएंगी। अब जो अब तक की पीढ़ी थी बेचारी, वो तो थी गरीब टाइप की, क्योंकि वो तो बेचारे खेत से कितना कमाता है, कोई खेत बहुत अमीर नहीं बना सकता, लेकिन खेतों की ज़मीन पर जब ये बड़ी बड़े वो खुल जाएंगे ना पूरे कॉम्प्लेक्स, तब तुम देखना यही लोग अरबपति बन जाएंगे, इनकी अगली पीढ़ियाँ। फिर वो कहेंगे हमारा दादा सही था, सही जगह ज़मीन लेके डाल ली और बैठ के खा रहे हैं। अब जिनकी ज़मीनें यहाँ हैं वो बहुत आगे फ़ायदे में रहेंगे। चलो देखो, तो SEZ हो गया हमारा, IMT हम पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ना खरखौदा। सोनीपत में भी IMT स्थापित करने की योजना, तो
तो जिसकी जहाँ जहाँ ज़मीन है वहाँ IMT अगर आ गया तो फिर उसकी ज़मीन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती है। नेक्स्ट हेडिंग है अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, इनलैंड कंटेनर डिपो, ICD। ये क्या होते हैं बेटा? बड़े बड़े भारी भारी कंटेनर्स बनाए जाते हैं जिसमें कि सामान ढोते हैं। अब जो ये बन रहे हैं ना बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, तुमने नोटिस किया सोनीपत के आसपास के गांव के आसपास देखो कितनी शेड सी डाल दी हैं चारों तरफ, देखा तुम लोगों ने? ये पहले जहाँ खेत थे ना वहाँ वेयर हाउस बनते जा रहे हैं। सोनीपत के आसपास के 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के एरिया में पता नहीं कितने सारे रोड्स पर ये वेयर हाउस डेवलप हो गए। ये वेयर हाउस बेटा बहुत बड़ा बिजनेस दे रहे हैं। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक हैं ना उन्होंने वेयर हाउस, आजकल दीवारें भी ऐसी आ गई ट्रांसफर होने वाली, यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं। देखिए वो ऐसी दीवारें देखने में नॉर्मल दीवार लगती है। जितना ये डेवलप हो रहा है ना सारा एरिया चारों तरफ से, ये आने वाले टाइम में क्योंकि खरखौदा का असर ही सोनीपत। क्या हुआ बेटा? गर्मी लग रही है? कोई बात नहीं कोई बात नहीं, नहीं जबरदस्ती मत पिलाओ, अगर उनको नहीं पीना जबरदस्ती मत पिलाओ। कोई बात नहीं बेटा, ज्यादा अफरा तफरी की जरूरत नहीं है, ऐसा कई बार हो जाता है। अगर उसका मन करे तो पानी पिलाना बेटा, जबरदस्ती मत पिलाना। एग्जॉस्ट चलवा दे, इधर का एग्जॉस्ट चला दो बेटा। कोई नहीं, इसको आराम करने, जबरदस्ती मत उठाओ बेटा, इसको बैठने दो आराम से। तुम ले जाते ले आते गिरा दोगी इसको बैठने दो शांति से, कोई बात नहीं। तुम जितना ध्यान देंगे ना उतना परेशान होगी, उसको छोड़ दो बस आराम से, बस। बेल भी बज गई। चलो समझ में आई है IMT क्या है? तो IMT एक बिजनेस देगी बेटा, पैसे की कमाई का साधन बनेगा। सबसे पहले IMT कहाँ डेवलप हुई? गुड़गांव में, मानेसर के आसपास। अब तो पूरा हरियाणा ही IMT की तरफ चल पड़ा। चलो बाकी कल पढ़ेंगे।